हेलो एवरीवन, आई एम रचित कुमार गुप्ता। तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पार्लियामेंट, जहाँ पर हमने 10 सवाल डिस्कस कर लिए थे। 11वां सवाल हम देखते हैं सीधा इसमें। यहाँ पर पॉलिटी के द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। गलत बात भाई, चेयरमैन साहब कौन है? वाइस प्रेसिडेंट साहब, तो वो तो मेंबर नहीं है, बट डेप्यूटी चेयरमैन तो मेंबर है ना। है तो ठीक है, फिर हटाओ इसको। गलत है तो ये गलत है, तो फिर ये भी गलत है। फिर कौन सा बचा? बी एंड डी बचा। By the nominated members of the two house of the parliament have no voting right in the president election. They have right in the election to the vice president. सही बात है भैया। नॉमिनेटेड मेंबर जो है उनका राइट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में तो नहीं है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में है। और दूसरी बात, उनका रोल किसमें है? प्रेसिडेंट को रिमूव करने में है। समझ में आ रहा है? तो इलेक्शन में नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट को रिमूव करने में तो है राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स का हाथ। 12वां सवाल, The President of India can summon a session of Parliament at such place as she thinks fit। सही बात है। प्रेसिडेंट जो राज्यसभा का सेशन है, लोकसभा का सेशन है, पार्लियामेंट का सेशन है, वो उस जगह पर बुला सकते हैं जहां पर उनको मन करे। बिल्कुल सही बात है। 2030 का सवाल है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन ए ईयर। नहीं को बोलता है, बस कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए। तो 3 सेशन की बात ये करता ही नहीं है। तो सेकंड गलत हो गया। हालांकि ये सवाल मेरा खुद का यूपीएससी में गलत हुआ था। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट अ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। सही बात है। कोई मिनिमम डे नहीं है जिसमें पार्लियामेंट को मिलना है। ठीक है, कितने भी दिन मिले, 10 दिन मिले, 20 दिन मिले, जनरली 120 दिन तो मिलती ही मिलती। ठीक है, 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन होता है, विंटर एंड समर मानसून सेशन। ठीक है। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंस। पार्लियामेंट पब्लिक फाइनेंस पे कैसे कंट्रोल कर सकती है? तो प्लेसिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस, आर्टिकल 112। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन रीड करता है? प्रेसिडेंट साहब रीड करते हैं। कैसे करते हैं? क्या बोलते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बजट बोलते हैं। तो आर्टिकल 112 में बजट के बारे में दे रखा है कि प्रेसिडेंट shall cause to be laid before the parliament annual financial withdrawal of the money from the consolidated fund of India only after passing the appropriation bill। आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वहां पर अप्रोप्रिएशन बिल अगर पास हो गया उसके बाद ही मनी विड्रॉल की जा सकती है। ये बात भी सही है, तो दोनों सही है। प्रोविजन ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट इन वोटर ऑन अकाउंट, ये बात भी सही है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट अगर आपको लेना है किसी भी स्कीम के लिए तो भी कैसा होगा? पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल जरूरी नहीं है। पीरियोडिक और एटलीस्ट मिड ईयर रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट अगेंस्ट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर, ये सब नहीं है। ये सब तो एक कमिटी थी तो उन्होंने बोला था मिड ईयर रिव्यू वगैरह। ये मतलब पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए किसी, ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में ना कि ये एक्चुअल में है। देन इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। हाँ, फाइनेंस बिल टैक्सेशन साइड के लिए कि टैक्स कितना लेना है, तो उसके से डील करता है, और ये भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह से पार्लियामेंट कंट्रोल करती है कि हाँ, या तो पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे जाएगा, पैसा कैसे एक्स्ट्रा देना है, और पैसा जो दिया है लिया है उसका पूरा एस्टिमेट किसमें आएगा? बजट में। तो इस तरह से पार्लियामेंट कंट्रोल करती है पब्लिक फाइनेंस को। तो आंसर वुड बी 1 2 3 एंड 5, 4 नहीं। 14 है डेडलॉक। डेडलॉक मतलब क्या होता है? जब लोकसभा मान लो बिल पास कर दे, बट राज्यसभा के पास जाए और राज्यसभा एक्शन ना ले कुछ मंथ्स तक, तो उसका मतलब क्या होता है? डेडलॉक हो चुका है। यहाँ पर 6 महीने 7 महीने, मतलब कोई इसकी डेट नहीं है, तो डेडलॉक हो चुका है। या फिर लोकसभा मान लो कोई अमेंड, या राज्यसभा कोई अमेंडमेंट सजेस्ट करे, मान लो लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा ने अमेंडमेंट सजेस्ट किया, लेकिन लोकसभा ना माने, तो भी डेडलॉक हो जाता है। ऐसे डेडलॉक के लिए क्या किया जाता है जनरली? जॉइंट सिटिंग 3 ही बार हुई है अब तक। जॉइंट सिटिंग जो होती है वो ऑर्डिनरी बिल के लिए होती है, ना कि मनी बिल के लिए, या फिर ऑर्डिनरी बिल के लिए ही होती है। ये नहीं होती है, किसके लिए नहीं होती है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए नहीं होती है, ना ही मनी बिल के लिए होती है। ये बात है आपको जॉइंट सीटिंग की याद रखनी है। डिसाइड कौन करता है जॉइंट सीटिंग को? चेयरमैन, और सॉरी, चेयरमैन मतलब लोकसभा स्पीकर। ठीक है, बुलाते कौन है जॉइंट सीटिंग को? बुलाते कौन है? प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, तो ये जॉइंट सीटिंग के बारे में आपको याद होना चाहिए। डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर ए जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, बताया था अभी। ठीक है, बैकग्राउंड भी दे दिया जॉइंट सीटिंग का। रिगार्डिंग मनी बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मनी बिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, a bill shall be deemed to be a money bill if it contain only provision relating to imposition, abolition, remission, alteration, regulation of any tax। सही बात है कि कोई भी अगर टैक्स या तो इम्पोज करोगे,
मतलब लगाओगे, अबोलिश करोगे, रिमिशन मतलब उसको कम करोगे, ऑल्टर करोगे या रेगुलेट करोगे। उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन डील करता है वो मनी बिल डील करता है। बिल्कुल सही बात है। मनी बिल हैज प्रोविजन, नोट करेक्ट पूछा है ना यहाँ पर, ये करेक्ट नहीं है, नोट करेक्ट है। ए बिल हैज प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कस्टडी से हो सकता है, तो कस्टडी कंटिजेंसी फंड की भी हो सकती है और कंसोलिडेटेड फंड की भी हो सकती है। अच्छा एक चीज बताना, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है, इसमें कितना पैसा रखा हुआ है अभी, पता, और किसके डिस्पोजल पे है? A bill that is concerned with the appropriation of money out of contingency fund of India। देखो मनी बिल वो होता है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से डील करता है, ना कि कंटिजेंसी से। कंटिजेंसी फंड मतलब एक्स, कंटिजेंसी मतलब क्या होता है? इमरजेंसी। कंटिजेंसी फंड बेसिकली आपके लिए होता है इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट साहब रखते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के डिस्पोजल पे। करीब इसमें होते हैं 29,500 करोड़ या 30,000 करोड़ रुपए अभी। पहले 500 करोड़ था बट उसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो कंटिजेंसी फंड से जो पैसा निकलेगा वो मनी बिल नहीं है। मनी बिल बेसिकली क्या है? जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 266 में है ना आपके, उससे रिलेटेड होता है प्रोविजन, वो मनी बिल है। 16वां सवाल, व्हेन अ बिल इज रेफर्ड टू जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट हैज टू बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी। बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी। जॉइंट सिटिंग में अगर होगा, किसके लिए होगा? ऑर्डिनरी बिल के लिए होगा। तो इसको पास कराने के लिए 245 प्लस 545 मेंबर्स है। मान लो उनमें से 700 ही प्रेजेंट है टोटल, इनमें से 700 प्रेजेंट है तो 350 प्लस वन, 351 ने कंसेंट दे दी, पास हो जाएगा, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? बिल पेंडिंग इन द, अच्छा कौन सा बिल लैप्स होता है, तो ये चीज भी देख लेना कि जो लोकसभा में पेंडिंग है वो तो लैप्स होगा ही। अच्छा जो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में गया, और लोकसभा डिसोल्व हो गई तो वो भी लैप्स हो जाएगा। बस दो ही तरह के बिल ज्यादा मेनली लैप्स होते हैं। बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इट्स प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन इज नॉट डिसोल्यूशन। डिसोल्व मतलब होने लोकसभा मतलब उसके 5 साल हो गए या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया है। प्रोरोगेशन मतलब एक सेशन को आपने खत्म कर दिया है। प्रोरोगेशन पे कोई बिल डिसॉल्व मतलब लैप्स नहीं होता। बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा, राज्यसभा में विच हैज नॉट बीन पास बाय द लोकसभा शेल नॉट लैप्स। अच्छा देखो, जो बिल राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा ने उसको पास ही नहीं किया, लोकसभा को कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, तो वो बिल लैप्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब बिल वही लैप्स होता है जो कि लोकसभा को टच करके आ गया। सिंपल सी बात अगर समझ में आ रही है तो इस तरह से मैं याद रखता था। सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल फॉलो इफ a मनी बिल इज सब्सटेंशियली अमेंडेड बाय द राज्यसभा। जब मनी बिल है, मैंने बताया था, उसको राज्यसभा अगर अमेंड कर दे तो क्या होगा? कर दे तो कर दे, कोई बात नहीं। लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा, क्योंकि मनी बिल पे ज्यादा पावर किसकी होती है? लोकसभा की। तो लोकसभा प्रोसीड करेगी या नहीं करेगी उसको अमेंडमेंट के साथ, वो उनका डिस्क्रिशन है। लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर, नहीं, ये ऑर्डिनरी बिल के लिए लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन, जरूरी नहीं है, मतलब ये भी ऑर्डिनरी बिल के लिए है। प्रेसिडेंट में कहो जॉइंट सीटिंग, जॉइंट सीटिंग तो होती ही नहीं है इसमें, तो आंसर वुड बी ए। कंसिडर द फॉलोइंग, देख लो सारे सवाल घूम फिर के सेम से ही आ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल, नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड ए मनी बिल। ठीक है, फिर अगला, क्या ये सही बात है? हाँ बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट पे वोट कौन कर सकता है? लोकसभा। राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई डिस्कस तो कर सकते हैं, इतने गरीब थोड़ी है बेचारे, डिस्कस तो उनको कर ही सकते हैं। क्या बचा? बी। देखो फैक्चुअल है, आपको थोड़ा मोनोटोनस लग रहा होगा बट चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर साल सवाल आते हैं, दो चार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई वो नहीं है कि लास्ट के 1 महीने में यूपीएससी की तैयारी वाले जो वीडियो चलते हैं वैसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग, 2017 में पूछा। प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड, क्या बकवास बात है। पर प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? जो कि मिनिस्टर नहीं होते हैं, बस इतना सा याद रखो, चाहे वो रूलिंग पार्टी से हो या अपोजिशन से हो। प्राइवेट मेंबर्स आर द मेंबर्स हु आर नॉट मिनिस्टर्स। ठीक है, ये नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड फालतू है। रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया है, ये उस टाइम क्या बहुत चर्चा चल रही थी प्राइवेट मेंबर बिल की, बट कोई 1970s के बाद से कोई प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं हुआ है, तो डी।
21 2014 में नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ सही बात है, नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जैसे जुडिशियल रिव्यू वाली कल वाला हम बात देख रहे थे, वो नहीं है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन। नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली, बिल्कुल सही बात है। सही बात है या नहीं है? नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ होगा? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा से ही डिसाइड होती है कि गवर्नमेंट में लोगों का कॉन्फिडेंस है या नहीं है। 22वां सवाल यूनियन गवर्नमेंट के बारे में है। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होता है यार, ठीक है ना। फाइनेंस मिनिस्ट्री में 5 डिपार्टमेंट है, तो उनमें से एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होता है जो बजट बनाता है। ए गया है, डी गया है। नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन इन द पार्लियामेंट, सही बात है। द ऑल द डिस्पर्जल या डिस्बर्समेंट मेड फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट 3 तरह का होता है ना, एक तो सीएफआई होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। केवल इसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगती है, इसके लिए पार्लियामेंट अप्रूव करती है, इन दोनों के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूव नहीं लगती है। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो आंसर होगी सी। ठीक है। 23 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द पर्पज ऑफ एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है कि कोई भी मैटर होता है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उसको डिस्कस करने के लिए जो भी एक मोशन पास किया जाता है वो एडजर्नमेंट मोशन होता है। तो एडजर्नमेंट मोशन के लिए दे रखा है कि क्या होता है, तो इट इज टू डिस्कस अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, मैंने बता ही दिया। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है कि मान लो आपको एक्सपेंस करने के लिए 2 महीने के पहले बजट पास होता था, तो बजट पास होता था तो लेट पास होता था। ठीक है, तो अप्रैल और मई के लिए, जैसे बजट पास होते होते मार्च अप्रैल मई हो जाती थी, तो अप्रैल और मई के लिए जो एक्सपेंस सबको चाहिए होता था, तो वो 2 महीने के एक्सपेंस को हम कहते थे वोट ऑन अकाउंट। ठीक है। इंटरिम बजट क्या होता है, जो सरकार जाने वाली है, जैसे अभी 2024 में जो फेब में बजट आएगा, अब 2024 मई में इलेक्शन है, तो अगली बार जरूरी नहीं है कि ये सेम गवर्नमेंट आए, तो गवर्नमेंट फुल बजट पेश नहीं कर सकती। तो फुल बजट पेश नहीं कर सकती तो बजट कौन सा पेश करेगी? इंटरिम बजट। ठीक है, आंतरिक, या आंतरिक नहीं होगा, कुछ और होगा वर्ड। ठीक है, तो इंटरिम बजट पेश करेगी, क्योंकि वो इंटरिम बजट मतलब कुछ टाइम के लिए है, फरवरी से मई तक के लिए। मई में जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो अपना नया बजट पेश करेगी। तो इसमें द प्रोविजन ऑफ वोट ऑन अकाउंट इज यूज बाय द रेगुलर गवर्नमेंट बट इंटरिम बजट इज यूज बाय द केयर टेकर है यार, रेगुलर गवर्नमेंट यूज करती है। वोट ऑन अकाउंट एक्सपेंडिचर से डील करता है, इंटरिम बजट दोनों से डील करता है, ये बात सही है। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? व्हेन द एनुअल बजट इज नॉट पास बाय द लोकसभा, बजट अगर पास नहीं कर पाएगी लोकसभा तो इसका मतलब मेजोरिटी नहीं है उसकी। ठीक है ना, जिस भी पार्टी जो भी बजट पास करी है तो इसका मतलब उसमें रिजाइन देना पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर शुड सबमिट रेजिग्नेशन। 26वां सवाल और रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीट फॉर द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द। तो टैक्स या गवर्नमेंट अदर रिसीट जो भी गवर्नमेंट की हो रही है, जो भी बिजनेस है, तो वो कहाँ क्रेडिट होंगे? हम्म, टैक्सेशन का पैसा आप जो दे रहे हो वो कहाँ जाता है? किस में जाएगा भैया? पब्लिक अकाउंट में जाएगा कि नहीं यार? यहाँ तो कौन सा पैसा जाता है जो कि आप पीएफ वगैरह का पैसा डालते हो ना गवर्नमेंट में, वो जाता है पब्लिक अकाउंट में, जहाँ पर गवर्नमेंट बैंकर का काम करता है। कंटीजेंसी आपको बता ही दिया, तो बचा क्या? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और डिपॉजिट एडवांस फंड, ये भी शायद आई थिंक कंटीजेंसी का पार्ट, ये पब्लिक अकाउंट का पार्ट है। 27 द ऑथोराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, किससे आएगा? पार्लियामेंट। ठीक है ना, ऑथोराइजेशन कहाँ से आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का? पार्लियामेंट से ना। 28 पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, मैंने बताया था 22 मेंबर की कमेटी होती है, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक है। कंसिस्ट नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, नहीं, लोकसभा के स्क्रूटेनाइज अप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, सही बात है। रिपोर्ट ऑफ द कैग, ये भी एग्जामिन करते हैं, तो आंसर वुड बी 28 का आंसर वुड बी 20।
नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द। यार ये भी बात तो सही है। नो तो ये भी बात सही है यार। वैकेंसीज ऑफ 15 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, तो 25 से तो कम ही है, तो आई थिंक आंसर शुड बी डी। ठीक है, डी शायद गलत दे रखा है मेरे हिसाब से। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट? पब्लिक अकाउंट, एस्टीमेट, पब्लिक अंडरटेकिंग, पिटीशन। यार एस्टीमेट होती है, 30 मेंबर की कमेटी होती है, कुछ कुछ ये फैक्चुअल आ जाता था। ये 22 मेंबर की होती है, ये भी 22 की होती है, तो एस्टीमेट कमेटी इज द लार्जेस्ट मेंबर। अब इसमें लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं। 30वां सवाल है, the Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinize and report to the House whether power to make regulation, rules, sub-rules, bylaws conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are properly exercised by the executive within the scope of delegation? तो मतलब जो भी तुम डेलीगेशन कर रहे हो, तो डेलीगेशन जिसको किया है, तो वो प्रॉपर रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, शॉर्ट में अगर समझे तो ये कौन सी कमेटी स्क्रूटिनाइज करती है इसको? तो ऑब्वियसली जो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन। ठीक है, तो यही कमिटी स्क्रूटिनाइज करती है इसको। कि गवर्नमेंट एश्योरेंस मतलब ये स्क्रूटिनाइज करती है गवर्नमेंट ने जो एश्योरेंस दिया है फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे, वो सब फॉलो कर रही है। रूल्स मतलब रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग हो रही है। बिजनेस एडवाइजरी मतलब बिजनेस जो है किस तरह से कब कौन सा बिल लाया जाएगा वो सब। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इज हेडेड बाय स्पीकर। तीन और दो और कमेटी है, रूल्स कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, तो तीन कमेटी हेडेड बाय स्पीकर है, याद रखना। 31, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल। सही बात है। 9th शेड्यूल मतलब ऐसा शेड्यूल जिसमें कई बार जुडिशियल स्क्रूटिनी से बचाने के लिए लॉ रखते हैं, पार्लियामेंट रखती है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु ने रिजर्वेशन वाला रखा है, 68-69% है आई थिंक वहाँ पर। द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामाइंड बाय द कोर्ट। नहीं, गलत है भाई। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर जब से डॉक्ट्रिन लाई ना, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। 9th शेड्यूल में अगर आपने किसी लॉ को रख दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जुडिशरी उसको स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकती। कर सकती है भाई, जुडिशरी की सारी पावर है, प्रोवाइडेड इट शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। और कौन सी इसमें आया था? वो यशवंत भारती केस। ठीक है ना। 32वां सवाल, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थ्रू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करती है? एडजॉर्नमेंट मोशन, क्वेश्चन आर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सही बात है, सारे ही सही है। तो पार्लियामेंट जो है सब कुछ अगर कंट्रोल करना है उनको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, तो एडजॉर्नमेंट मोशन पास करती है कि हाँ ये मैटर इंपॉर्टेंट है, पब्लिक 50 मेंबर आ जाते हैं भागते हुए कि हाँ भाई इस मैटर को डिस्कस करो, तो करती है। क्वेश्चन आर मतलब स्टार्ट स्टार्ट दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो एमपी क्वेश्चन पूछते हैं, मिनिस्टर जवाब देता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछने होते हैं तब। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे उनके साथ एक तो क्वेश्चन होगा कि हाँ भाई ये ऐसा कैसे हुआ, तो उसके लिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे पार्लियामेंट इस तरह से कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। तो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ना। ठीक है, इसके सारे सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं, उनको भी ढंग से पढ़ना। आई थिंक आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे, वो होगा आपका आई थिंक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।